हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल बायोमित्र में स्वागत है। कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे न्यूक्लियस के बारे में कि न्यूक्लियस क्या होता है। तो एक छोटा सा हम लोग रिकैप करेंगे जो हम लोगों ने कल स्टडी किया था। हम लोगों ने डिस्कस ये किया था कि न्यूक्लियस इज द इसेंशियल पार्ट ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स। मीन्स ये कैरेक्टर दो प्रकार के सेल होते हैं, आप सभी को पता है, यूकैरियोटिक सेल्स एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में डिफरेंस ये होता है कि यूकैरियोटिक सेल्स में आपका न्यूक्लियस होना मैंडेटरी है, उसमें होता ही होता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दी यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। तो डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ न्यूक्लियस मैक्सिमम जो, या आप कह सकते हैं कि दो एक्सेप्शन को छोड़ के आपके जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसमें वन न्यूक्लियस होता है, लेकिन रेड ब्लड सेल्स उसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता, जबकि ये भी एक आपका यूकैरियोटिक सेल्स है। एंड सेकंड वन इज आपका बोन सेल्स या बोन टिश्यू सेल्स विच आर हैविंग मोर देन वन न्यूक्लियस। So this is the two exceptions, otherwise all eukaryotic cells having one single nucleus। तो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस। तो ये आपका स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस का। आप ये देख सकते हैं कि ये जो आउटर जो लेयर होता है ये आपका फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का बना होता है। मीन्स आपका ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह की ये इनर मेम्ब्रेन होती है, ये आपकी आउटर मेम्ब्रेन होती है। ये आपकी फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर है जो कि आपका आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन को बनाती है। ठीक है ना, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है। ये आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है इसको हम बोलते हैं पेरीन्यूक्लियर स्पेस। ये बीच बीच में आप ये पोर देख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। ये फॉर्मेशन कैसा होता है, ये जब आप देख सकते हैं कि ये आउटर मेम्ब्रेन और ये इनर मेम्ब्रेन जब ये आपस में यहाँ फ्यूज कर जाते हैं तो यहाँ पर पोर का फॉर्मेशन होता है। ये पोर is essential because to just exchange of the material from the cytoplasm to the nucleoplasm and vice versa from nucleoplasm to cytoplasm essential होता है ना। इसके बाद आप ये देख रहे हैं कि इनर मेम्ब्रेन के नीचे आपको न्यूक्लियर लैमिना दिखाई दे रही है। न्यूक्लियर लैमिना इज अ टाइप ऑफ ए, आप कह सकते हैं, स्केलेटन या स्ट्रक्चरल सपोर्ट, जो कि इसकी जो रिजिडिटी है या जो स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस को, इसको बनाए रखता है। बट इसके अलावा ऐसा नहीं है कि केवल यही काम करता है कि इसको स्ट्रेंथ देता है या इसको स्ट्रक्चर देता है, बट इसके अलावा क्रोमेटिड के फॉर्मेशन में, आरएनए के फॉर्मेशन में, है ना, डीएनए के फॉर्मेशन में भी ये न्यूक्लियर लैमिना ये आपका यूजफुल होता है। ठीक है, अब इसके बाद ये आप देख रहे हैं आउटर मेम्ब्रेन। कल भी हम लोग डिस्कस किया था कि आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस इज कंटिन्यू इन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये आप देख रहे हैं कि आउटर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन ये जो है ये कंटिन्यू हो जाता है किसमें, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर डिस्कस करेंगे या स्टडी करेंगे तो उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। बट इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ये बहुत से क्वेश्चंस में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस इज कंटिन्यू इन विच सेल ऑर्गेनेल्स, है ना। तो ये किस सेल्स ऑर्गेनल में ये आउटर मेम्ब्रेन कंटिन्यू होता है, तो आंसर आपका होगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये आप आउटर मेम्ब्रेन के बाहर और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर बाहर ये लाल लाल डॉट आप जो देख रहे हैं ये आपके राइबोसोम्स हैं। ठीक है, न्यूक्लियस की ये चारों तरफ ये जो इस तरह से आपकी लाइन दिख रही है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये सारे डीएनए होता है। डीएनए क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल, है ना, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसको हम जेनेटिक मटेरियल कहते हैं, जो कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करने के लिए या ट्रांसफ़र करने के लिए बहुत ही नेसेसरी पार्ट होता है। तो ये डीएनए आपके चारों तरफ ये स्कैटर्ड होता है। ये बीच में आपको ये पार्ट आपको दिख रहा है, ये न्यूक्लियस है, ये बीच में आपको ये पार्ट दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। तो हम लोगों ने कल एक डिस्कस किया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द न्यूक्लियोलस। तो एक मैंने तीन आपको डिफरेंस बताया था। पहला डिफरेंस ये था कि न्यूक्लियस क्या होता है कि ये आपका मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, मीन्स इसके चारों तरफ ये मेम्ब्रेन होता है
है ना। बट न्यूक्लियोलस के अंदर कोई मेम्ब्रेन की लिमिटेशंस नहीं होती, उसमें कोई ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है कि उसके अंदर कोई मेम्ब्रेन हो। सेकंड हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आपका जो न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस की जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, डीएनए रिच होता है। बट आपका जो न्यूक्लियोलस होता है दैट इज रिच इन आरएनए, दे डोंट हैविंग एनी डीएनए। जो हम लोग ये आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा हम इसको और थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। ये होता क्या है कि ये देखिए आपका ये फास्फोलिपिड की बाइलेयर आपको दिख रही है, दैट इज द इनर मेम्ब्रेन, दैट इज द आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन, ये जो आउटर लेयर आपको दिख रहा है ये आपका साइटोप्लाज्म की तरफ टुवर्ड द साइटोप्लाज्म है, ये आपका न्यूक्लियोप्लाज्म की तरफ ये टुवर्ड है। ये बीच में जो स्पेस दिख रहा है इसको हम पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। जो ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये आपका यही फास्फोलिपिड होता है। ये कैसा, ये जो ग्लोबुलर पार्ट है इसको, इसमें क्या होता है, इसमें होता है फास्फेट, इसमें होता है फास्फेट। ये फास्फेट यहाँ पर आपका ये जुड़ा होता है, या ये कैसे इन कांटेक्ट होता है, किससे, ग्लिसरॉल से। ये ग्लिसरॉल से इन कांटेक्ट होता है या अटैच होता है। फिर ये आपको ये दो थ्रेड टाइप की स्ट्रक्चर दिख रही है, ये जो थ्रेड टाइप की स्ट्रक्चर होती है ये होती है फैटी एसिड, ये होती है फैटी एसिड। अच्छा, इसकी भी एक कैरेक्टरिस्टिक होता है हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक। ये जो हेड, ये ग्लोबुलर हेड है, ये होता है इन नेचर ऑफ हाइड्रोफिलिक। और ये जो आपका टेल है, जो फैटी एसिड का पार्ट है, ये होता है आपका हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का मीन्स होता है कि हाइड्रोफोबिक मीन्स होता है नेचर टू रेजिस्ट द वाटर, मतलब ये वाटर को पसंद नहीं करते। हाइड्रोफिलिक मतलब होता है लविंग टू वाटर, ठीक है। ये जो ये इस तरह की आपके फास्फोलिपिड की बाइलेयर न्यूक्लियस के चारों तरफ पाई जाती है, ठीक है। ये अब हमारा एक छोटा सा रिकैप था जो कल का। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट। न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट मीन्स व्हाट, जो वर्ड से या जो शीर्षक से ही हमें आइडिया लग रहा है कि हम बात कर रहे हैं एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल फ्रॉम द न्यूक्लियोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियोप्लाज्म। तो हम लोगों ने एक सिंपल सा जनरल कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा था कि जो एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल होता है, जो एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल होता है तो वो ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेडियंट कॉन्सेंट्रेशन के आधार पे होता है। ग्रेडियंट कॉन्सेंट्रेशन मीन्स क्या हो गया, कल हमने बताया था। सपोज करिए ये सेल है, यहाँ पर कोई मटेरियल है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन सपोज करिए 100 है, और अंदर कोई उसी चीज़ का कॉन्सेंट्रेशन ये यहाँ पर 10% है। तो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट में क्या होगा, जहाँ पर लोग ज़्यादा होगा वो कम की तरफ पुशअप करता है, वो कम की तरफ आता है। दैट्स मीन एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल फ्रॉम दिस बेसिस। तो यही चीज़ हम लोगों ने कल बड़ा एक जनरल ऑब्जर्वेशन पढ़ा था। इस चीज़ को थोड़ा सा हम इन लार्ज या एक्सप्लेनेशन के फॉर्म में पढ़ेंगे। देन nuclear transport refers to the mechanism by which molecules move across the nuclear membrane of a cell, ठीक है। The entry and exit of large molecules from the cell nucleus is tightly controlled by the nuclear pore complex NPCS. All the small molecules can enter the nucleus without regulation. इसमें एक कॉन्सेप्ट की बात की जा रही है कि ऐसा नहीं है, इसमें न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स आप इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि एक स्टैंडर्ड मैकेनिज्म होता है, एक उस मैकेनिज्म के थ्रू ही वो सारी चीज़ें जो एक्सचेंज होती है थ्रू न्यूक्लियोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियोप्लाज्म, वो एक प्रोसेस के थ्रू होता है। टोटल एक कॉम्प्लेक्स होता है जो सिस्टम, मतलब कि रिकॉग्नाइज करना, कोई चीज़ कोई मटेरियल आ रहा है उसको रिकॉग्नाइज करना, उसको अंदर की तरफ लेना, एक मैकेनिज्म होता है, उसको न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अदरवाइज ये जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स कैन एंटर द न्यूक्लियर विदाउट रेगुलेशन, वो वही बात हो रही थी जिसको हम लोग कह रहे थे ग्रेडियंट कॉन्सेंट्रेशन, है ना। Macromolecules such as RNA and protein require association with transport factors known as nuclear transport, है ना। Nuclear transport receptors like karyophage called importance to enter the nucleus and exportance to exit. मीन्स यहाँ पर बात हो रही है कि जैसे कि कुछ मैक्रोमोलिक्यूल्स हो गए, आरएनए हो गए, प्रोटीन हो गए, उन्हें एक कार्गो टाइप की कोई एक चीज़ चाहिए होता है। कार्गो मीन्स कि कोई एक ऐसा साधन जिस पे वो मैक्रोमोलिक्यूल्स या कोई जो मटेरियल है जिनको एक्सचेंज होना उस पर बैठें या उसके साथ अटैच करें और वो अंदर की तरफ ट्रांसपोर्ट करें। मीन्स सपोज करिए
कोई एक, ये सपोज करिए ये आपका ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, यहाँ पर ए नंबर की बस बैठ खड़ी है। आपका कोई ये सपोज करिए कोई प्रोटीन है जो कि अंदर की जाना चाहता है, तो ये प्रोटीन इस बस में बैठा और इस बस से ये आ गया इसके अंदर। जो ये बस है इसको बोलते हैं इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस मतलब कि वो कार्गो या वो साधन जिसकी जिसकी सहायता से मैक्रोमोलिक्यूल्स इस पोर के थ्रू न्यूक्लियस के अंदर प्रवेश करता है। ठीक है, अब सपोज करिए यहाँ पर कोई बस है बी। अब न्यूक्लियस के अंदर से कोई एक मटेरियल सपोज करिए आरएनए, आरएनए बाहर की तरफ ये ट्रेवल करना चाहता है, तो आरएनए क्या करेगा, आरएनए इस बस पे बैठेगा या क्या ये उसको अटैच हो जाएगा या कोई एक रिलेशन बिल्डअप करेगा इसके साथ, और ये आपको बिल्डअप करके या कार्गो में बैठ के ये आपके साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। तो ये जो बस या ये जो कार्गो यूज हुआ इसको बोलते हैं एक्सपोर्टिंस। एक्सपोर्टिंस, ठीक है। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है कि कैरियोफेरिन्स है ना, न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट रिसेप्टर्स। न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट रिसेप्टर्स मीन्स वही चीज़ जो मैं कार्गो की बात कर रहा था कि कुछ ऐसा रिसेप्टर्स जो रिकॉग्नाइज करे अपनी स्पेसिफिक बस को, है ना। ऐसा तो है नहीं कि कोई भी मैक्रोमोल कोई भी चीज़ के साथ चला जा सकता है, तो हर एक स्पेसिफिक मटेरियल का या स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट का एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता है। मीन्स हर एक मटेरियल का अपना स्पेसिफिक रिसेप्टर है या स्पेसिफिक साधन है जो उसको रिकॉग्नाइज करता है, उसके साथ अटैच होता है और वो बाहर की तरफ या अंदर की तरफ एक्सचेंज होता है या ट्रेवल करता है ना। प्रोटीन दैट मस्ट बी इंपोर्टेड टू द न्यूक्लियस फ्रॉम द साइटोप्लाज्म कैरी न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल्स। यहाँ पर आपका सिग्नल्स, न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल्स मतलब क्या करें, प्रोटीन दैट मस्ट बी इंपोर्टेड मतलब वो प्रोटीन जिसको न्यूक्लियस के अंदर आना है, कहाँ से, साइटोप्लाज्म से, है ना। कैरी न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल मतलब न्यूक्लियस में उसको डेस्टिनेशन एकदम फाइनल होना चाहिए कि उसे किस डेस्टिनेशन पे या किस जगह जाना है। मीन्स उसको न्यूक्लियस के पास जो राइबोसोम्स हैं या आरएनए हैं वहाँ जाके अटैच होना है, या उसके न्यूक्लियर प्लाज्म में जो क्रोमैटिन है या आपको जो डीएनए स्ट्रक्चर है वहाँ आना है इन फॉर्म ऑफ द प्रोटीन, इन फॉर्म ऑफ द इंजाइम, इन फॉर्म ऑफ द एनीथिंग, है ना। तो वो वहाँ पर उसका डेस्टिनेशन है मस्ट बी क्लियर कि हमें जाना कहाँ है ना। दैट आर बाउंड बाय द इम्पोर्टेंस। जो कार्गो है, जो कार्गो में कोई भी मटेरियल, मैंने एक सपोज करिए कि आपको इलाहाबाद जाना है, आपने इलाहाबाद की बस को पकड़ा, तो यू मस्ट बी नो कि इलाहाबाद में आपको कहाँ जाना है, रामबाग जाना है, प्रयागराज जाना है, एनीथिंग वेयर, अनटिल अनलेस आप उस चीज़ को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे। वही बात हो रही है कि न्यूक्लियर सिग्नल के न्यूक्लियर में किस जगह पे आपको ट्रेवल करना है, यू मस्ट टू नो एंड यू हैव टू कैरी द योर इम्पोर्टेंस अकॉर्डिंग टू योर डेस्टिनेशन, राइट। A NLS is a sequence of amino acids that act as a tag। तो अभी आपने अगर आपने जेनेटिक पढ़ा हुआ है तो वहाँ पर आपने कोड, एंटी कोडॉन और कोडान ये सब पढ़ा होगा। तो इसी तरह से क्या होता है कि एनालिस, जैसे आप सपोज करिए कि जैसे बस का नंबर होता है, या फिर आपको सपोज करिए आपने कोई डेस्टिनेशन के लिए ट्रेन का टिकट किया, तो ट्रेन के टिकट में आपका ट्रेन का नंबर दिया होता है ना, आपको ये आइडिया होता है कि ये ट्रेन का नंबर है, ये ट्रेन कोलकाता की तरफ जा रही है ना। इसी तरह से हर न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल जो होता है उसके पास एक टैगिंग होती है, एक कोड होता है। वो कोड किसका होता है, अमीनो एसिड का कोड होता है, जो कि एक टैग का काम करता है। और जब कोई भी मटेरियल आपका आना होता है तो वो टैग के साथ मैच करता है। जब वो दोनों कोड और कोडान और अनकोडान दोनों मैच करते हैं तो उसी लोकलाइजेशन सिग्नल को मिक्सअप होते हैं, तो वो इम्पोर्टेंट ट्रैवल करते हैं। मतलब ये हो गया कि न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल्स हैव ए टैग, एक कोड होता है, और जो मटेरियल उस एनालिस के साथ अटैच होगा उसके पास भी एक एंटी कोडान होता है, तभी जो है वो दोनों एक दूसरे से मिलेंगे और वो ट्रेवल करेंगे। अंडरस्टैंड। दे आर मोस्टली हाइड्रोफिलिक इन नेचर। जो नेचर की बात हो रही है हाइड्रोफिलिक नेचर के होते हैं। मीन्स हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर लविंग होते हैं। Proteins transfer RNA means tRNA and assembled ribosomal subunits are exported from the nucleus due to association with exportins which bind signaling sequence called nuclear export signals।
जिस तरह से हम लोगों ने न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल की बात की थी, न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल की बात ये किया था कि न्यूक्लियर के अंदर जो डेस्टिनेशन होता है वो डिफाइन होता है। उसी तरह से जब अब न्यूक्लियस के अंदर क्या आपको मिलेगा, न्यूक्लियस के अंदर आपको मिलेगा डीएनए मिलेगा, राइबोसोम्स मिलेंगे, ट्रांसफर आरएनए या टीआरएनए मिलेंगे, प्रोटीन्स मिलेंगे, राइबोसोमल सब यूनिट मिलेगा 50s 30s 60s 40s, इस तरह के सब यूनिट मिलेंगे जो कि आपको न्यूक्लियस से निकल के वो साइटोप्लाज्म में जाते हैं। तो उनको भी तो अपना एक कार्गो एक्सपोर्टिंस वो आपको पकड़ना पड़ेगा। बट ऐसा तो है नहीं कि कोई भी गाड़ी उनको साइटोप्लाज्म में विदाउट एनी डेस्टिनेशन वो पहुंचा देगा। तो उनके लिए भी एक कोड होता है या आप कह सकते हैं गाड़ी का नंबर होता है, जो कि उनके डिजायर्ड लोकलाइजेशन या उनके जो डेस्टिनेशन वहां तक जाती है, तो उसी के थ्रू उनको मैच करना होता है। तो वहां पर जो सीक्वेंस सिग्नलिंग सीक्वेंस होता है उसको कहते हैं न्यूक्लियर एक्सपोर्ट सिग्नल। मतलब साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस से निकल के साइटोप्लाज्म में किस पार्ट में जाना है, तो उनको पास वो कोड होता है या वो सिग्नल डिफाइंड होता है, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर एक्सपोर्ट सिग्नल्स। The ability of exporters and importers to transport their cargo is regulated by small race related GTPs। मतलब एक्सपोर्टर्स और इम्पोर्टर्स जो ये ट्रांसपोर्ट की मैकेनिज्म करते हैं, मतलब साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म के तरफ इम्पोर्टेंस के द्वारा और न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म की तरफ एक्सपोर्टिंग के द्वारा, ऐसा नहीं है कि ये गवर्न नहीं होता। मतलब कोई तो ऐसा है ना, स्टेशन मास्टर है या फिर कोई भी एक विभाग है कहीं तो है जो इन सब चीज़ों को ड्राइव करता है। वो क्या होता है, वो जीटी पेज होता है। जीटी पेज क्या होता है, जीटी पेज इज एन एंजाइम जो कि इस पूरे मैकेनिज्म को एक्सपोर्टिंग एंड इम्पोर्टिंग, मतलब एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट एक रफली एक भाषा में जिसको कि वो गवर्न करती है ना। GTPase आर एंजाइम्स दैट बाइंड टू ए मॉलिक्यूल कॉल्ड guanosine triphosphate which they then hydrolyze to create guanosine diphosphate, right? In its GTP bound state, RAN is capable of binding caryophorines, importins and exportins। मीन्स जो GTP बाउंड स्टेट होता है RAN इज कैपेबल, RAN मीन्स वही बात हो रही थी, GTPase की बात हो रही थी, वह इंजाइम की बात हो रही थी, वो कैपेबल होता है बाइंडिंग कैरियोफेरिन्स मतलब इम्पोर्टिन्स और एक्सपोर्टिन्स में, राइट। न्यूक्लियर इम्पोर्ट, न्यूक्लियर इम्पोर्ट मतलब न्यूक्लियर की तरफ जो इंपोर्ट करता है, जो साइटोप्लाज्म से लेता है ना। इट इज द प्रोसेस इन विच प्रोटीन्स आर इम्पोर्टेड टू द सेल न्यूक्लियस। मतलब न्यूक्लियर इंपोर्ट मतलब न्यूक्लियर जो साइटोप्लाज्म से अपने की तरफ लेता है, वो क्या लेता है, प्रोटीन्स लेता है। बिकॉज न्यूक्लियस तो डीएनए और राइबोसोम्स और आरएनए क्रिएट करता है, तो वो तो साइटोप्लाज्म से नहीं लेगा, वो तो सप्लायर है बल्कि साइटोप्लाज्म को। तो साइटोप्लाज्म से बेसिकली न्यूक्लियस क्या लेता है, न्यूक्लियस लेता है आपका प्रोटीन्स लेता है, किसके थ्रू, वो आपको लेता है न्यूक्लियर पोर के थ्रू, है ना। न्यूक्लियर एक्सपोर्ट, न्यूक्लियर एक्सपोर्ट रफली रिवर्स द इंपोर्ट प्रोसेस इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस या न्यूक्लियर एक्सपोर्ट क्या है, न्यूक्लियर एक्सपोर्ट में न्यूक्लियोप्लाज्म से या न्यूक्लियस के अंदर से कोई मटेरियल जब साइटोप्लाज्म की तरफ जाता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर एक्सपोर्ट, जो कि टोटली डिफरेंट या टोटली उल्टा होता है न्यूक्लियर इंपोर्ट का, ठीक है। द एक्सपोर्टिंस बाइंड्स द कार्गो एंड रैन जीटीपी एंड डिफ्यूज थ्रू द पोर टू द साइटोप्लाज्म वेयर द कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट। मतलब क्या बात क्या हुई, मतलब बात ये हुआ कोई भी मटेरियल्स, जो सपोज करिए आपका राइबोसोम हो गया, आपका टीआरएनए हो गया, या कोई भी प्रोटीन होगी जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म की तरफ जाना है, वो क्या करेगा, सबसे पहले वो एक्सपोर्टिन, जो एक्सपोर्टिन है वो उनके साथ बाइंड अप होगा। कैसे, कार्गो की तरह एक व्हीकल के रूप में उसको यूज करेगा और एक्सपोर्टिन के साथ वो बाइंड अप होगा। एंड रैन जीटीपी मतलब आपका ड्राइवर पकड़ लीजिए, जो वो आपका एंजाइम है, वो मिलके वो डिफ्यूज कर जाएगा न्यूक्लियोपोर से। जो न्यूक्लियोपोर था वो ये आपका यहाँ पर सपोज करिए ये आपका न्यूक्लियस है, यहाँ पर ये मटेरियल है, ये मटेरियल को आपको जाना है साइटोप्लाज्म में। ये न्यूक्लियस क्या करेगा, सबसे पहले जो एक्सपोर्टिन
किसी भी एक्सपोर्टीन को वो एज ए कार्गो यूज़ करेगा। यहाँ पर एक्सपोर्टीन है, इस कार्गो के साथ अटैच किया और जीटीपीएस के साथ मिल के एसोसिएशन बना के वो इस न्यूक्लियर पोर से बाहर की तरफ निकल जाएगा। जब बाहर की तरफ निकल जाएगा वहाँ पर वो डिसोसिएट हो जाएंगे, साइटोप्लाज्म में पहुंच के वो अपने कार्गो को छोड़ देंगे। मतलब जब क्या होता है, जब अपने आप डेस्टिनेशन बस से या रेलगाड़ी से या किसी से भी साधन से आप जब पहुंच जाते हैं, यू जस्ट लीव दी योर कार्गो एंड जस्ट अराइव या रीच टू योर डेस्टिनेशन। यहाँ भी ऐसे होता है, जब साइटोप्लाज्म में वो मटेरियल पहुंच जाता है तो वो एक्सपोर्टिन्स को छोड़ देते हैं एंड डिजॉल्व टू साइटोप्लाज्म या अराइव टू दियर डेस्टिनेशन जहाँ भी उनको जाना होता है, राइट। RAN GTP binds GAP and hydrolyze GTP and the resulting RAN GDP complex is restored to the nucleus where it exchanges its bound region for GTP, है ना। Hence, whereas importers depend on RAN GTP to dissociate from their cargo, exporters require RAN GTP in order to bind their cargo। मतलब इम्पोर्टेंस डिपेंड करता है रैन जीटीपी पे। रैन जीटीपी मीन्स रैन गुआनासिन ट्राइफॉस्फेट टू डिसोसिएट, मतलब अपने कार्गो से डिसोसिएट होने के लिए वो रैन जीटीपी मतलब आपका एंजाइम का यूज़ करता है, ठीक है। एक्सपोर्टिंग रिक्वायर्स, मतलब एक्सपोर्टी को ज़रूरत होती है रैन जीटीपी टू इन ऑर्डर टू बाइंड दियर कार्गो, मतलब अपने कार्गो साथ जुड़ने के लिए। मतलब यहाँ पर क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि यूज़ ऑफ जीटीपी की बात कर रही है। जो ये रैन जीटीपी है, गुआनासिन ट्राइफॉस्फेट की बात हो रही है। ये कह रहे हैं जब इम्पोर्टेंस होता है, इम्पोर्टेंस मीन्स जब साइटोप्लाज्म से कोई मटेरियल को न्यूक्लियोप्लाज्म की तरफ आना होता है, जब कोई मटेरियल इम्पोर्टेंस को यूज़ करती है एज बीइंग कार्गो टू जस्ट इंटर इन द न्यूक्लियोप्लाज्म, तो न्यूक्लियोप्लाज्म में पहुंच के वो कार्गो और वो मटेरियल को एक दूसरे से अलग होने के लिए रैन जीटीपी की यूज होता है। रैन जीटीपी का यूज होने के बाद ही वो कार्गो और वो मटेरियल एक दूसरे से अलग होती हैं। बट जब एक्सपोर्टिन की बात होती है, जब न्यूक्लियस से किसी मटेरियल को साइटोप्लाज्म में जाना होता है, तो न्यूक्लियस के अंदर उस मटेरियल को अपने कार्गो पे चढ़ने के लिए या एक्सपोर्टिन में अटैच होने के लिए रैन जीटीपी का यूज होता है या इनको ज़रूरत पड़ती है ना। इम्पोर्टेंस को डिसोसिएट होने के लिए रैन जीटीपी की ज़रूरत पड़ती है और एक्सपोर्टिन को अपने उसके साथ जुड़ने के लिए रैन जीटीपी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। द टीआरएनए एक्सपोर्टर इन वर्टिब्रेट इज कॉल्ड एक्सपोर्टिन टी, ठीक है। द टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए की बात करें, ट्रांसफर आरएनए एक्सपोर्टर इनवर्टिब्रेट इज कॉल्ड एक्सपोर्टिन टी। मतलब बात वही होती है, टीआरएनए, एमआरएनए, राइबोसोमल सब यूनिट, ये सारी चीज़ें न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म की तरफ बढ़ती हैं या साइटोप्लाज्म की तरफ ट्रेवल करती हैं, ये वो एक्सचेंज होती हैं, है ना। तो जब टीआरएनए जो वो एक्सपोर्ट होती है इन फॉर्म ऑफ द एक्सपोर्टिन, तो उसे एक्सपोर्टिन टी कहते हैं, ठीक है। प्रोटीन शटलिंग, प्रोटीन शटलिंग क्या होता है? मैनी प्रोटीन्स are known to have both NES nuclear export signal and NLS nuclear localization signal and thus subtle containing between the nucleus and cytosol। मतलब अभी हम लोगों ने क्या बात किया था, न्यूक्लियर एक्सपोर्ट सिग्नल, न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल। हम लोगों ने बात किया था जब कोई मटेरियल साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर आना होता है तो उसे अपना एक डेस्टिनेशन, प्रॉपर डेस्टिनेशन पहले से डिफाइन होना चाहिए कि मुझे इस डेस्टिनेशन पे जाना है। उस डेस्टिनेशन को बोलते हैं न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल, ठीक है। जब कोई भी मटेरियल को न्यूक्लियस से निकल के आपके साइटोप्लाज्म में जाना होता है ना, साइटोप्लाज्म जाना होता है, तो उस मटेरियल को अपने साइटोप्लाज्म में डेस्टिनेशन पता होना चाहिए कि किस डेस्टिनेशन में जाना है इन साइटोप्लाज्म, तो उसे बोलते हैं न्यूक्लियर एक्सपोर्ट सिग्नल। तो वही बात हो रही है, प्रोटीन इज ए कॉमन थिंग जो कि एक्सपोर्ट भी होती, इंपोर्ट भी होती। मतलब आपका प्रोटीन का एक्सचेंज फ्रॉम साइटोसोल टू साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म, ये दोनों तरह से होता है। तो इनके अंदर न्यूक्लियर एक्सपोर्ट सिग्नल और न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल की बहुत उस तरह की कैरेक्टरिस्टिक होती है टू रिकॉग्नाइज, है ना,
क्योंकि उनको दोनों तरफ आना जाना होता है। एक्सपोर्ट ऑफ प्रोटीन मैक्रोमोलिक्यूल्स such as ribosome and mRNAs exported from the nucleus to the cytoplasm, है ना। जो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि न्यूक्लियस क्या बनाता है, तो न्यूक्लियस क्या बनाता है, न्यूक्लियस बनाता है राइबोसोम्स बनाता है, mRNAs बनाता है, tRNAs बनाता है, DNAs बनाता है ना। तो न्यूक्लियस आप जिस तरह से, आप एक एग्जांपल हम लोग रफली बात कर लें, माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। तो इसी तरह से हम लोग क्या इस तरह से नहीं बोल सकते न्यूक्लियस इज दी क्या बोल सकते हैं उसको कि जेनेटिक मटेरियल जेनेटिक जनरेटर ऑफ द सेल, बोल सकते हैं ना, कि मतलब वो फैक्ट्री ऑफ द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेल। मतलब आपके न्यूक्लियस के अंदर राइबोसोम बनता है, टीएनए बनता है, आरआरएनए बनता है, डीएनए बनता है। तो माइक्रोमोलिक्यूल्स, क्योंकि ये सारे तो प्रोटीन ही होते हैं ना, चाहे राइबोसोम की बात करें, चाहे आरएनएस की बात करें, दे ऑल आर प्रोटीन्स। तो ये मैक्रोमोलिक्यूल्स सच एज राइबोसोम्स एमआरएनएस एक्सपोर्टेड, वो एक्सपोर्ट होती हैं कहाँ से, न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म इन बाई किससे, वो एक्सपोर्टिंस के थ्रू, आफ्टर रिकॉग्नाइजिंग दियर न्यूक्लियर एक्सपोर्ट सिग्नल, है ना, उस सिग्नल को पहचानते हैं, फिर एक्सपोर्टिन के साथ रैन जीटीपी के इन हेल्प ऑफ रैन जीटीपी वो उसके साथ अटैच होते हैं और वो बाहर साइटोप्लाज्म में चले जाते हैं। ठीक है। In the classical export scheme, proteins with a nuclear export sequence can bind in the nucleus to form a heterotrimeric complex with an exportin and RAN GTP. The complex can then diffuse to the cytoplasm where GTP is hydrolyzed and the NES, है ना, nuclear export signal protein is released, CRM1 and RAN GTP diffuse back to the nucleus where GTP is exchanged to the GTP by RAN GEFs. The process is also energy dependent on its consumes 1 GTP. मतलब ये एक तरह का, ये जो बात लाइन कही गई है इसमें यही बात कही जा रही है, या जो हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया कि जब कोई भी मैक्रोमोलिक्यूल्स को न्यूक्लियस से निकल के साइटोप्लाज्म में जाना होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म से निकल के साइटोप्लाज्म में जाना होता है, वो मैक्रोमोलिक्यूल सबसे पहले एक्सपोर्टिन के साथ एक कॉम्प्लेक्स क्रिएट करती है विद द हेल्प ऑफ रैन जीटीपी। एक्सपोर्टिन्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स तीनों मिलके एक कॉम्प्लेक्स क्रिएट किया और वो न्यूक्लियोपोर के साथ के रास्ते से डिफ्यूज होकर साइटोप्लाज्म में पहुंच जाता है। वहाँ जाके जीटीपी हाइड्रोलाइज्ड हो जाती है, हाइड्रोलाइज हो जाने के बाद वो बन जाती है जीडीपी, गुआनासिन डाइफॉस्फेट, और वहाँ पर वो एक्सपोर्टिन और मैक्रोमोलिक्यूल्स को सेपरेट कर देती है। जो मैक्रोमोलिक्यूल्स है वो अपने डेस्टिनेशन चली जाती है, फिर वो जीडीपी वापस आती है कहाँ, वो वापस आती है आपकी न्यूक्लियस के अंदर, और वो फिर से गुआनासिन ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाती है विद द हेल्प ऑफ रैन GEFS। ठीक है। ये जो प्रोसेस है टू कन्वर्ट फ्रॉम जीटीपी टू न्यूक्लियस के अंदर जीटीपी, साइटोप्लाज्म में जाके जीडीपी, फिर जीडीपी से कन्वर्ट टू जीटीपी, ये ऑल इज द एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस, क्योंकि वो एक एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं, है ना, by the in the association and dissociation of the macromolecules with their cargo, मतलब एक्सपोर्टिंग एंड इम्पोर्टिंग, अंडरस्टैंड। तो वो जीटीपी को यूज करते हैं एज बीइंग एनर्जी। ठीक है। एक्सपोर्ट विद द एक्सपोर्टिंग CRM1 कैन बी इनहिबिटेड बाय लेप्टोमाइसिन बी। मतलब क्या कर रहे हैं, ये आपका एक इनहिबिटर, लेप्टोमाइसिन बी एक इनहिबिटर है। इसको आपको ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि ये वर्डिंग है, ये आपका एक, तो इसको आप याद कर सकते हैं, या आपको क्वेश्चन में कभी पूछा जा सकता है, तो इसको आप याद कर लें। नोट, RNA एक्सपोर्ट इज आल्सो सिग्नल मीडिएटेड NES। RNA एक्सपोर्ट, जो RNA का एक्सपोर्ट होता है, मतलब RNA जो न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म में जाती है, तो वो भी आपका न्यूक्लियस जो ये NES के माध्यम से होती है, न्यूक्लियस एक्सपोर्ट सिस्टम को रिकॉग्नाइज करती है ना। तो RNA का एक्सपोर्ट भी उसी तरह से होता है। इट इज नोटेबल दैट ऑल वायरल RNAs
and cellular RNAs, tRNA, rRNA, USNRNA, microRNA except mRNA are dependent on RAN-GTP. ठीक है. Conserved mRNA export factors are necessary for mRNA nuclear export. Conserved mRNA export factors are necessary for the mRNA nuclear export. अब आगे हम न्यूक्लियर लैमिना. न्यूक्लियर लैमिना होता क्या है? एक आपको मैं बेसिक अपर में आपको अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जब ये न्यूक्लियर लैमिना का जो स्ट्रक्चर था, ये आपका न्यूक्लियर लैमिना है. ये जो आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं इस तरह का स्पाइरल का, बेसिक इसका जो उद्देश्य है या बेसिक रीजन है अब टू बीइंग प्रेजेंस इन द न्यूक्लियर प्लांट टू जस्ट विथ होल्ड द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म या न्यूक्लियोप्लाज्म को शेप देने के लिए या उसके स्टेटस को बनाए रखने के लिए, या एज बीइंग यूज एज द न्यूक्लियो स्केलेटन का भी यूज एज ए फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ द न्यूक्लियो स्केलेटन भी उसको कहा जाता है या यूज होता है कि उसको शेप को बनाए रखता है. इसके अलावा भी बहुत सारे काम हैं टू इन द हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द क्रोमैटिन इन द फॉर्म ऑफ द आरएनए एंड अदर जेनेटिक मटेरियल. तो उसको भी हम लोग भी डिस्कस करेंगे. इन एनिमल सेल्स two networks of intermediate filaments provide the nucleus with mechanical support. मैं वही जो आपको स्टेटर या शेप की बात कर रहा था ना, मैकेनिकल सपोर्ट की बात कर रहा था, उनके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, है ना. उसको एज ए बीइंग स्केलेटन, मैकेनिकल सपोर्ट मीन्स व्हाट, मतलब आप न्यूक्लियो स्केलेटन की बात कर सकते हैं. दे आर वर्किंग लाइक ए न्यूक्लियो स्केलेटन, राइट. The nuclear lamina forms an organized meshwork on the internal face of the envelope, while less organized support is provided on the cytosolic face of the envelope. मतलब वही स्ट्रेंथ या मैकेनिकल सपोर्ट की बात हो रही है. बोथ सिस्टम्स प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट फॉर द न्यूक्लियर एनवेलप एंड एनकरिंग साइट्स पर क्रोमोसोम्स एंड न्यूक्लियर पोर्स, है ना. अभी जो बात हम लोग क्रोमोसोम्स क्रोमैटिन की बात कर रहे थे, वही बात करेंगे. बोथ सिस्टम्स प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, मतलब स्ट्रक्चरल सपोर्ट या मैकेनिकल सपोर्ट देती है, एंड अदर फॉर द न्यूक्लियर एनवेलप माने जो न्यूक्लियर की आउटर कवरिंग है, एंड एंकरिंग साइट्स मतलब एंकरिंग साइट क्रोमोसोम और न्यूक्लियर पोर्ट्स के एंकरिंग साइट्स को भी वो देता है, एंकरिंग साइट्स और न्यूक्लियो क्रोमोसोम्स के उसके लिए. द न्यूक्लियर लेमिना इज कंपोज्ड मोस्टली ऑफ लैमिन प्रोटीन्स. ये एक क्वेश्चन कोई पूछ सकता है कि न्यूक्लियर लैमिना किससे बना होता है, तो आप इसको याद कर सकते हैं या कहीं आप जॉट डाउन कर लें. न्यूक्लियर लैमिना बना होता है लैमिन प्रोटीन से, ठीक है. लाइक ऑल प्रोटीन्स, लैमिन्स आर सिंथेसाइज्ड इन द साइटोप्लाज्म एंड लेटर ट्रांसपोर्टेड टू द न्यूक्लियस इंटीरियर where they are assembled before being incorporated into the existing network of nuclear lamina. ठीक है, मतलब इसमें क्या है कि न्यूक्लियर लैमिना एक्चुअली लैमिन प्रोटीन्स होती है जो कि साइटोप्लाज्म में सिंथेसाइज्ड होता है, साइटोप्लाज्म में बनता है. वहाँ से बनने के बाद वो एम प्रोटीन के माध्यम से वो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर आती हैं. न्यूक्लियोप्लाज्म में आने के बाद फिर वो लैमिना का फॉर्मेशन करती हैं. लैमिना के या तो पहले से एग्जिस्टिंग लैमिना है उसके साथ एसोसिएट होकर उसकी फॉर्मेशन को बढ़ाती हैं, या है ना ओल्ड के और न्यू के साथ वो एक्सचेंज हो जाती हैं. ठीक है, साइटोप्लाज्म से लैमिना साइटोप्लाज्म में बनी, वहाँ से फिर वो इम्पोर्टिन के माध्यम से न्यूक्लियोप्लाज्म में आती है और उसके बाद आके वो लैमिना का फॉर्मेशन करती है. लैमिन्स फाउंड ऑन द साइटोसोलिक फेस ऑफ मेम्ब्रेन सच एज एमिरिन एंड नेस्प्रिन बाइंड टू द साइटोस्केलेटन टू प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट. ठीक है, लैमिन स्ट्रक्चर दैट मेक अप द वेल्स सच एज LEM3 बाइंड क्रोमेटिन एंड डिसरप्टिंग द स्ट्रक्चर इनहिबिट्स ट्रांसक्रिप्शन ऑफ प्रोटीन कोडिंग जीन्स. मैं अभी भी बात कर रहा था ना कि ये जो लैमिन है या लैमिना का यूज कहाँ कहाँ होता है, तो वो सारी चीज़ें डिस्कस कर रही हैं. प्रोटीन कोडिंग जीन्स में, क्रोमैटिन के फॉर्मेशन में, डिसरप्टिंग स्ट्रक्चर इनहिबिटेड ट्रांसक्रिप्शन में, है ना. लाइक द कंपोनेंट्स ऑफ अदर इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, द लैमिन मोनोमर्स कंटेन an alpha helical domain used by two monomer to coil around each other. Two dimer joined side by side from tetramer called a protofilament. 8 of these protofilament twisted each other forming ropes like structure.
mutation in lamin genes leading to defect in filament assembly cause a group of rare genetic disorder known as laminopathies। मतलब यहाँ पर म्यूटेशन, मतलब अगर लैमिन जीन्स की जो बात की जाए तो लैमिन जीन्स मतलब आगे तो लैमिना की बात हुई कि लैमिना का बनता कैसे है, फिर उनका लैमिन मोनोमर्स कैसे हेल्प अल्फा हेलिकल डोमेन्स कैसे यूज होते हैं, फिर वो दोनों ट्विस्ट करके कॉइल का फॉर्मेशन करते हैं, प्रोटोफिलामेंट कैसे बनाते हैं। तो उसके बाद इसमें क्या आ जा रहा है कि अगर लैमिन जीन्स में कोई म्यूटेशन हो जाता है या कोई उनके डिसरप्शन हो जाता है इन द फॉर्मेशन ऑफ द लैमिन जीन्स में, तो एक जेनेटिक डिसऑर्डर का फॉर्मेशन होता है जिसको लैमिनोपैथीज कहते हैं, है ना। तो डिजीज इज कॉल्ड प्रोजीरिया विच कज द अपीयरेंस ऑफ प्रीमेच्योर एजिंग इन इट्स सफरर्स। अगर लैमिन्स के जीन्स में म्यूटेशन होता है तो इसको, इस जो डिसऑर्डर है जेनेटिक डिसऑर्डर, इसको लैमिनोपैथीज कहते हैं। और जो बीमारी होती है उस बीमारी को बोलते हैं प्रोजीरिया। प्रोजीरिया में क्या होता है कि जो इसका सफरर होता है, जो कि डिजीज होता है, जो कि जिस आदमी के अंदर ये डिसऑर्डर पाया जाता है उसके अंदर प्रीमेच्योर एजिंग मतलब समय से पहले बुढ़ापा का जो सिम्टम होता है वो आता है। समय के पहले बुढ़ापा, अभी जो एक मूवी आई थी अमिताभ बच्चन की पापा वाली, उसमें ओरो, वो भी इसी बीमारी प्रोजीरिया बीमारी का ही वो फिल्माया गया है ना। क्रोमोसोम्स। The cell nucleus contains the majority of the cell's genetic material in the form of multiple linear DNA molecules organized into the structure called chromosomes। जो न्यूक्लियस है, मैं भी जो हम लोग बात कर रहे थे कि जो सेल्स होती है, सेल्स की मैक्सिमम जो जेनेटिक मटेरियल होती है वो न्यूक्लियस में पाई जाती है। इन द वो डीएनए मॉलिक्यूल्स या लाइनर डीएनए मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में, जो कि डीएनए मॉलिक्यूल्स एक ऐसा ऑर्गेनाइज होती हैं, मतलब कि वो ऐसा ऑर्गेनाइज हो जाते हैं लीनियर डीएनए आपस में क्रॉस करके कि वो क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन करती हैं। तो हम लोगों ने ये मेजॉरिटी ऑफ द सेल्स जेनेटिक मटेरियल क्यों बोला? अभी तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि नहीं, न्यूक्लियस के अंदर ही जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, तो हम लोग तो ऐसे भी बोल सकते थे कि सेल्स का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो न्यूक्लियस होता है। नहीं, इसमें थोड़ा सा एक्सेप्शन ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। ये होता है एनिमल सेल्स के अंदर। प्लांट सेल्स के अंदर भी डीएनए पाया जाता है प्लास्टिड में, है ना, उसको बोला जाता है प्लास्टिड डीएनए, है ना, उसी सेल में न्यूक्लियस के अलावा पाया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए और एनिमल में, प्लांट में प्लास्टिड डीएनए, ये न्यूक्लियस के अलग से हटके ये पाया जाता है। इसलिए बोला जा रहा है मेजॉरिटी, मतलब कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को छोड़ दें तो बाकी सारा डीएनए न्यूक्लियस में पाया जाता है। यही बात करते हैं सेल न्यूक्लियस जो कंटेन होती है, मेजॉरिटी ऑफ द सेल्स जेनेटिक मटेरियल को कंटेन करती है इन फॉर्म ऑफ द मल्टीपल लीनियर डीएनए मॉलिक्यूल्स ऑर्गेनाइज्ड इन द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम्स, है ना। ईच ह्यूमन सेल्स कंटेन्स रफली 2 मीटर्स ऑफ डीएनए। मतलब ह्यूमन सेल्स की अगर हम डीएनए को अगर लीनियर वे में जोड़ के लेके चले तो वो 2 मीटर का, रफली वो 2 मीटर की लंबाई में आपको होगा। During most of cell cycle, these are organized in a DNA protein complex known as chromatin। मतलब and during cell division, the chromatin can be seen to form well-defined chromosomes familiar from a karyotype। मतलब सेल साइकिल, जब मिटोसिस की बात करते हैं, जब सेल साइकिल होता है, सेल डिवीजन होता है, उसमें डीएनए प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, डीएनए और प्रोटीन, मतलब डीएनए डीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड हिस्टोन जो प्रोटीन होती है, हिस्टोन और डीएनए आपस में कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं जिसको क्रोमेटिन बोलते हैं। सेल डिवीजन के दौरान ये क्रोमेटिन आपको जब दिखेगा, जो पोलर होती हैं, जो मिटोटिक पोलर एंड में इंटरफेज और टेलोफेज उसकी बात करते हैं, तो वो आपको मेट्रोस्फेयर में वो आपको क्रोमेटिन अलग अलग, है ना, वो कैरियोटाइप में वो दिखते हैं कि वो एक दूसरे से अलग हो रही हैं, है ना। तो वही बात कर रहे हैं। ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द सेल्स जीन आर लोकेटेड इन द माइटोकॉन्ड्रिया, जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्रोमेटिन, euchromatin and is the less compact DNA form and contains genes that are frequently expressed by the cell। यहाँ पर क्रोमेटिन की जो बात हो रही है, यहाँ पर अभी हम लोग एक स्ट्रक्चर देखेंगे क्रोमोसोम्स का। यहाँ पर क्या करें, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन। थोड़ा सा इसको देखेंगे। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ दी, या स्ट्रक्चर तो आप देख ही रहे हैं, ये क्रोमोसोम्स है,
ये जो आपको दिख रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि इसमें आपको ये जो दिख रहा है इसको सिस्टर क्रोमेटिड्स बोलते हैं। यूक्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन ये होता है। इसमें दो पार्ट का होता है। ये जो यूक्रोमेटिन दिख रहा है, ये जो पार्ट होता है, ये मैक्सिमम जो एक्सप्रेसिबल जीन्स होती हैं, एक्सप्रेसिबल जीन्स मीन जो सेल्स में या ह्यूमन बीइंग में या किसी भी बीइंग में, एनिमल बीइंग हो या किसी में भी, जिसमें भी वो सारे ऑर्गेनिजम्स जिसके अंदर ये डीएनए पाया जाता है, क्रोमोसोम्स पाया जाता है, तो उनके जो जीन होते हैं, जो एक्सप्रेस होते हैं लाइव बीइंग में, जो मैक्सिमम एक्सप्रेसिबल जीन्स पाई जाती हैं, वो आपको यूक्रोमेटिन में पाया जाता है। या इसको आप ऐसे ही बोल सकते हैं, most genes having which are able to express themselves या their self are known as found in which area that are called euchromatin। मतलब यूक्रोमेटिन जो एरिया है जहाँ पर बहुत ज़्यादा या एक्सप्रेसिबल जीन पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा ये जो एरिया देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन। ये जो आप ये बैंड देख रहे हैं, ये तो यूक्रोमेटिन हो गया। यहाँ पर जितने भी जीन, मैक्सिमम जीन, एक तो बेसिकली जो सारे जीन मैक्सिमम होता है वो पाया जाता है यूक्रोमेटिन में, और ऑल आर एक्सप्रेसिबल। इसके अलावा ये जो बैंड में आप ये देख रहे हैं इसको बोलते हैं फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन। ये क्या होता है, मे कन्वर्ट टू यूक्रोमेटिन थ्रू एसिटिलेशन एंड डीमेथिलाइजेशन। मतलब क्या बोला गया, पहले तो हम लोगों ने बोला ये यूक्रोमेटिन इज द पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम्स वेयर मैक्सिमम एक्सप्रेसिबल जीन्स आर फाउंड, ठीक है। या जो एक्सप्रेसिबल जीन्स होती हैं वो दे आर फाउंड इन अबेंडेंट इन नंबर इन यूक्रोमेटिन। फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन में क्या बोल रहे हैं कि these genes can be converted into euchromatin through acetylation and demethylation। मतलब एसिटिलाइजेशन और डीमेथिलाइजेशन की प्रोसेस से वो हेट्रोक्रोमेटिन यूक्रोमेटिन में कन्वर्ट हो जाता है, मीन्स एक्सप्रेसेबल जीन्स में कन्वर्ट हो जाता है। दैट इज द कॉल्ड सेंट्रोमेयर्स कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन। डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, बाइंड्स टू काइनेटोकोर ड्यूरिंग मिटोसिस। मिटोसिस के दौरान ये काइनेटोकोर के थ्रू बाइंड हो रहता है, ठीक है। ये जो एंड एरिया देख रहे हैं, दीज आर कॉल्ड टेलोमर। टेलोमर क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन, है ना। कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन होता है, मतलब ये हेट्रोक्रोमेटिन ही बना रहता है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, और ये प्रोटेक्ट करता है। दीज आर द प्रोटेक्टिव एंड ऑफ द डीएनए विच प्रोटेक्ट फ्रॉम द डीएनए डिग्रेडेशन या डिग्रेडेशन, है ना, प्रोटेक्ट द डीएनए इन फ्रॉम द डिग्रेडेशन, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये थोड़ा सा आप ये बुलेट पॉइंट या नोट्स बना सकते हैं कि 92% ऑफ द ह्यूमन जीनोम इज यूक्रोमेटिन। जो 92% ऑफ ह्यूमन जीनोम है या जीन है वो यूक्रोमेटिन है, मीन्स जीन एक्सप्रेसिबल, मैक्सिमम नंबर ऑफ जो जीन्स होती हैं जो कि वो एक्सप्रेसिबल होता है। मतलब यूक्रोमेटिन की मान एक्सप्रेसिबल, तो 92% अगर जीन यूक्रोमेटिन है दैट्स मीन्स 92% ऑफ जीन्स आर एक्सप्रेसिबल इन द सेल। अंडरस्टैंड। तो वही बात हो रही, ये चीज डिस्कस हम लोगों ने किया। द अदर टाइप यूक्रोमेटिन हम लोगों ने कर लिया। द अदर टाइप हेट्रोक्रोमेटिन इज द मोर कॉम्पैक्ट फॉर्म एंड कंटेन्स डीएनए दैट इज इनफ्रीक्वेंटली ट्रांसक्राइब। दिस स्ट्रक्चर इज फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन। अभी हम लोग बात किया था ना कि फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन क्या होता है, वो यूक्रोमेटिन में कन्वर्ट हो जाता है बाय द हेल्प ऑफ डीमेथिलाइजेशन एंड एसिटिलेशन। ये दो प्रोसेस के थ्रू वो यूक्रोमेटिन में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए उसको फैकल्टेटिव बोलते हैं। consisting of genes that are organized as heterochromatin only in certain cell types at certain stage of development, and constitutive heterochromatin that consist of chromosome structural components such as telomers and centromeres। means कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन क्या हो रहा है, ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे टेलोमर्स हो गया, सेंट्रोमर्स हो गया। दे आर नॉट इन्वॉल्व इन एक्सप्रेशन ऑफ द जीन्स, दे आर जस्ट स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द chromatin या chromosome called constitutive heterochromatin। Active genes generally found in euchromatic region of the chromosomes tend to be located towards the chromosomes territory boundary। Understand? ये चीज हम लोगों ने डिस्कस कर ली है।
अब आगे न्यूक्लियोलस क्या है। द न्यूक्लियोलस plural form of the nucleoli is the largest structure in the nucleus of the eukaryotic cells। मीन्स न्यूक्लियस के अंदर भी जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट स्ट्रक्चर होता है वो होता है आपका न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस इज नोन एज द साइट ऑफ राइबोसोम बायोजेनेसिस। अभी हम लोगों ने जब हम लोग अभी डिफ्रेंशिएशन कर रहे थे या कंपैरिजन कर रहे थे इन बिटवीन दी न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोलस, तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि न्यूक्लियस का जो जेनेटिक मटेरियल होता है या जो वो डीएनए रिच मटेरियल होता है, और जो आपका न्यूक्लियोलस होता है दे आर आरएनए रिच। ठीक है ना, उसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए होता है और वो आरएनए रिच होते हैं। न्यूक्लियोलस इज नोन एज द साइट ऑफ राइबोसोम बायोजेनेसिस। न्यूक्लियोलस में राइबोसोम की बायोजेनेसिस होती है, राइबोसोम का कंस्ट्रक्शन होता है ना, राइबोसोम वहाँ पर बनती हैं। न्यूक्लियोली ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल्स एंड प्ले ए रोल इन द सेल्स रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस। क्या बोले कि न्यूक्लियोली में ही सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल का फॉर्मेशन होता है, जो कि रिस्पॉन्स करता है अगेंस्ट स्ट्रेस। जब कभी शरीर में स्ट्रेस होता है तो वो उसके अगेंस्ट वो रिस्पॉन्ड करती हैं। न्यूक्लियोली आर मेड of protein, DNA, RNA and form around specific chromosomal regions called nuclear organizing region। A malfunction of nucleoli can be cause of several human conditions called nucleopathies, and the nucleolus is being investigated as the target for cancer chemotherapy। मतलब अगर न्यूक्लियोली में कोई मालफंक्शन होता है, कोई डिस्टर्बेंस होता है, या कोई उसके कुछ उसके अनऑर्गेनाइज या अनसिस्टमेटिक चीज़ें होती हैं, तो उसमें ह्यूमन के अंदर कई प्रकार की बीमारी हो सकती है जिसको न्यूक्लियोपैथीज कहते हैं, है ना। एंड द न्यूक्लियस इज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड, न्यूक्लियस को सर्च आउट किया जा रहा है, खोजा जा रहा है एज फॉर टारगेट फॉर कैंसर कीमोथेरेपी। कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए न्यूक्लियस को पे स्टडी की जा रही है, रिसर्च की जा रही है। स्ट्रक्चर, 3 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द न्यूक्लियस आर रिकॉग्नाइज। न्यूक्लियस में 3 मेजर कंपोनेंट्स रिकॉग्नाइज की गई है। पहला है फाइब्रिलर सेंटर एफसी, द डेंस फाइब्रिलर कंपोनेंट डीएफसी एंड ग्रेन्युलर कंपोनेंट जीसी। ट्रांसक्रिप्शन ऑफ आरएनए, जो ट्रांसक्रिप्शन ऑफ आरएनए अकर्स इन द फिब्रिलर सेंटर एफसी and DFC contains the protein fibrillary which is important in RNA processing। मीन्स फिब्रिलर सेंटर में क्या होता है, वो ट्रांसक्रिप्शन ऑफ आरएनए होता है, और जो DFC डेंस फिब्रिलर कंपोनेंट में क्या होता है, एक प्रोटीन पाई जाती है फिब्रिलरिन विच इज इम्पॉर्टेंट इन द आरएनए प्रोसेसिंग। The GC contains the protein nucleoplasmin which is also involved in ribosomal biogenesis, है ना। Nucleoli of various plant species have been shown to have very high concentration of iron। मतलब ये सारी जो तीनों चीज़ें देख रहे हैं, फाइब्रिलर सेंटर, द डेंस फाइब्रिलर कंपोनेंट, ग्रेनुलर कंपोनेंट, दीट आर एसेंशियल फॉर द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ आरएनए, है ना। या फिर आप बोल सकते हैं कि इन्वॉल्व या इसेंशियल फॉर द राइबोसोमल बायोजेनेसिस या फॉर्मेशन ऑफ द राइबोसोम। जो प्लांट में है, प्लांट की जो न्यूक्लियोली होती है उसमें देखा गया है कि उनकी न्यूक्लियोली में आयरन का कंसंट्रेशन बहुत हाई होता है। कंसंट्रेशन ऑफ आयरन इज वेरी हाई इन द प्लांट न्यूक्लियोली। Function and ribosome assembly. In ribosome biogenesis, 2 of the 3 eukaryotic RNA polymerase 1 and 3 are required, and these function in coordinated manner। मतलब राइबोसोमल बायोजेनेसिस के अंदर यूकैरियोटिक सेल में उसमें RNA पॉलीमरेज 1 एंड RNA पॉलीमरेज 3 ये रिक्वायर्ड होती हैं, एंड ये सारी एक
कोऑर्डिनेटेड मतलब एक के बाद एक, मतलब कि एक डिफाइंड मैनर में, कोऑर्डिनेटेड मैनर में वो सारी चीज़ें स्टेबलाइज होती हैं, फिक्सअप होती हैं। इन एन इनिशियल स्टेज the RNA genes are transcribed as a single unit within the nucleus by RNA polymerase I. In order for this transcription to occur, several polymerase I associated factors and DNA specific trans-acting factors are required. In yeast, the most important are UAF, upstream activating factor, TBP, Tata box binding protein, and core binding factor, CBF, which bind promoter elements and form the pre-initiation complex, which in turn recognized by RNA polymerase. RNA polymerase 1 transcribes most rRNA transcripts 28S, 18S, and 5.8S, but 5S RNA subunit components of 60S ribosomal subunit is transcribed by RNA polymerase थर्ड। मैंने ये सारी जो चीज़ें हैं, ये जो सिस्टम या मैनर कोऑर्डिनेटर मैंने पढ़ रहे हैं, ये एक सिस्टम को बताया जा रहा है कि हाउ टू बायोजेनेसिस ऑफ द राइबोसोम, राइबोसोम का कैसे बन रहा है ना। इन हायर यूकैरियोट्स एंड प्लांट्स द सिचुएशन इज मोर कॉम्प्लेक्स, for the 5S DNA sequence lies outside the NOR and is transcribed by RNA polymerase III in the nucleoplasm, after which it finds its way into the nucleus to participate in the ribosome assembly। जब ये हम लोग जो आगे चल के जब जेनेटिक पढ़ेंगे और उसके अंदर स्ट्रक्चर ऑफ दी RNA, tRNA और ये सब चीज़ें पढ़ेंगे, DNA, राइबोसोम सब यूनिट, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसडक्शन, ये सब ट्रांसक्रिप्शन कैसे जब पढ़ेंगे ना, तो उस सब चीज़ों को और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि बाय द वे, तो उस सिस्टम में जब पढ़ेंगे तो हम लोग को और अच्छी तरह से उसको समझ में आएगा कि इसको कैसे होता है, कैसे बनता है, मीन्स राइबोसोम से किस तरह से राइबोसोम कन्वर्ट होता है, आपके प्रोटीन में कैसे कन्वर्ट होता है, प्रोटीन कैसे बनता है ना। तो सारा एक प्रोसेस है, कैसे वो ट्रांसक्रिप्शन होता है, कैसे मैसेंजर फ्लो होता है, डीएनए से आरएनए से, इस तरह से जो पूरा प्रोसेस होता है ना प्रोटीन, वो सारा चीज़ें हम लोग अभी आगे जब पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे, ठीक है। अदर न्यूक्लियर बॉडीज इन न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस, अदर न्यूक्लियर बॉडीज इन न्यूक्लियस, ये काजल बॉडीज एंड जेम्स दिया हुआ है, तो ये थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स है। क्या होता है काजल बॉडीज एंड जेम्स? A nucleus typically contains between 1 or 10 compact structure called causal bodies or coiled bodies, whose diameter measures between 0.2 microM and 2.0 microM depending upon cell types. CBS are involved in a number of different roles relating to RNA processing, specifically small nuclear RNA and small nuclear RNA, snRNA and snRNA maturation and histone mRNA modification. Gems are twins of causal bodies function. The main function of the cell nucleus is to control gene expression and mediate the replication of DNA during cell cycle. In the S phase of interphase of cell cycle, replication takes place. तो इस तरह से अभी हम लोगों ने जो न्यूक्लियस की बात पढ़ी है, तो ये न्यूक्लियस में भी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है कि न्यूक्लियस होता क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द न्यूक्लियस न्यूक्लियोलस, उसके न्यूक्लियस से किस तरह से व्हाट इज हाउ टू एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल फ्रॉम द साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियोप्लाज्म एंड वाइस वर्सा। तो ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो पढ़ेंगे वो आपका होगा इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोगों का जो टॉपिक होगा स्टडी का वो होगा इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द न्यूक्लियस। तो आज का हम लोग यहीं पर ख़त्म करेंगे। तो आप सभी लोगों से, आप मेरे बंधुओं से निवेदन ये है कि मेरे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और मुझे अपने कमेंट में प्लीज़, अगर मुझे कुछ और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, या आप लोग चाहते हैं कि कुछ और इम्प्रूवमेंट, या आपको लगता है कि मेरे इस पढ़ाने में कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, प्लीज़ मुझे सजेस्ट करें, मुझे ज़रूर लिख के बताएं। और अगर किसी को भी मेरे नोट्स को चाहिए, बिकॉज अभी नोट्स
के थ्रू ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। मेरे जो फिजिकल नोट्स मेरे पास पड़े हैं, अगर किसी को चाहिए तो प्लीज़ मुझे मैसेज करें। और प्लीज़ फिर से एक बार रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर मेरे नोट्स की ज़रूरत हो तो प्लीज़ मुझे मैसेज करके बताएं। थैंक यू।